A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel Grow With Me. I am here with part 2 of Unit 4, that is Perception, of BPCC 101, that is basically types and errors of perception. Okay, so if you are new to this session, please do give a watch to part 1 for better conceptual clarity, and do subscribe the channel and like and share. Also, let's get started without wasting our time. The content for today's session would be movement perception, then size perception, and then errors in perception. Okay, so let's get started. Yes. The very first thing that we should be knowing is basically the movement perception. This particular session is a continuation to the part 1, so please give a watch to part 1 too. Okay, so मूवमेंट परसेप्शन बेसिकली जैसे कि नाम सिंबलाइज करता है, तो मूवमेंट परसेप्शन इज बेसिकली वंस एबिलिटी टू जज द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली मूवमेंट में होता है, वो एक पोजीशन ए से एक पोजीशन बी तक हिलता है, मूव करता है, तो बेसिकली उसकी क्या डायरेक्शन होती है और उसकी किस स्पीड पे वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव करता है, इसको जब हम एक तरीके से एनालाइज करने लग जाते हैं या फिर जज करने लग जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट परसेप्शन. ओके, सो देर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट बेसिकली इन्फ्लुएंस द मूवमेंट परसेप्शन. कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट परसेप्शन बेसिकली फॉर्म अप होता है. सबसे पहला होता है रेटिनल मोशन, then it is motion after effect, that is MAE, then induced movement, and then apparent movement or stroboscopic movement. Okay, so these are the 4 factors and we would be discussing them one by one now. So let me just move to next slide. Yes, the very first one is retinal motion. तो मैंने आपको यहाँ पे जो है फ्लो चार्ट फॉर्मेट प्रोवाइड करवाया है, तो आई गेस इट वुड बी हेल्पफुल टू यू in the same respect. So let me just change the color. Okay, so what happens is, we first of all I would love to show you a figure, okay, to make you memorize. So what happens is कि ये हमारे आई होता है, ठीक है. आई का जो ये लास्ट वाला हिस्सा होता है, या इसे हम रेटिना कहते हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज हम बनाते हैं, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आप देखते हो उसकी इमेज जो है रेटिना के ऊपर सेट होती है, ठीक है. यहाँ से इमेज बनती है, तो ये जो रेटिना है, ये यहाँ पे रेटिनल इमेजेस तैयार होती हैं, ठीक है. कुछ एक डिटेल्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर ये सारा मैकेनिज्म होता है. इतना डिटेल में हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो आई होती है उसका जो लास्ट का ये हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारा रेटिना होता है, यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस डेवलप होती हैं जो भी आपकी आईज जो है देख रही हैं, ठीक है. सो इसी से रिलेटेड हमारा जो है अभी का कॉन्सेप्ट है, जो है रेटिनल मोशन. सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन में है, आपकी नज़र में वो चीज़ है और वो मूव करती है, तो क्या होता है, जो भी वो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है रेटिना में भी मूव करने लग जाती है. जैसे वो असलियत में मूव कर रही है पोजीशन ए टू बी से, बिल्कुल वैसे ही इमेजेस में भी डिफरेंसेस आते हैं. तो जैसे ही रेटिना के ऊपर इमेज मूव करती है, तो उसके ऊपर जो है बेसिकली मोशन ऑफ रेटिनल इमेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है. अब जैसी मोशन बेसिकली जो मूवमेंट हुई रेटिनल इमेज के अंदर, वो डिटेक्ट की जाती है, वो पहचानी जाती है बाय स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स. बेसिकली स्पेसिफिक विजुअल देखने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स अगर आपने BPCC 102 वाला बेसिकली पार्ट अगर आपने देखे होंगे तो आप उसको पता चल जाएगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है. न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है. ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेजेस को या फिर इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलाई की प्रेजेंस को एक पर्टिकुलर पॉइंट से बेसिकली ब्रेन तक या फिर CNS या PNS तक पहुंचाते हैं, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज, जैसे ही हमारी रेटिना के ऊपर इमेज मूव होती है, ठीक है, चेंज होती है, तो ये चीज़ जो है डिटेक्ट की कर ली जाती है, बेसिकली पहचान ली जाती है बाय सर्टेन स्पेशल विजुअल न्यूरॉन्स. तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं टू चेंज इन मोशन एंड डायरेक्शन.
डायरेक्शन, मतलब कि जैसे ही जो इमेज है ऑब्जेक्ट की उसमें चेंजेस आते हैं, उसकी मोशन में चेंजेस आते हैं, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, तो ये चीज़ जो है हमारे जो न्यूरॉन्स है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, दिस ऑल प्रोसेस बेसिकली हेल्प्स वन टू परसीव मूवमेंट को बहुत ही अच्छी तरह एनालाइज कर पाते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के अपने सराउंडिंग में, और एक तरीके से हमारी जो मूवमेंट परसेप्शन है वो स्ट्रेंथन होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ था इसके अंदर, ये होता है रेटिनल मोशन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड फैक्टर। ओके, सो दैट इज मोशन आफ्टर इफेक्ट। लेट मी चेंज द पेन। ओके, सो मोशन आफ्टर इफेक्ट, व्हाट हैपेंस इज, ये जब हम मोशन को अडेप्ट करने लग जाते हैं एक ऑब्जेक्ट के, तब तैयार होता है। व्हाट हैपेंस इज कॉन्टिन्यूस फोकस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है वो बार बार ही मूव करती है अपनी प्लेस से, ठीक है, वो मूव करी जा रही है, तो जब हम उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली फोकस देते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर देन वी फोकस ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, देखो ए एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी पोजीशन जो है चेंज कर जा रही है, मोशन में है, कभी इधर कभी उधर, और वहीं पे बी दूसरी एक है। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली ए की मूवमेंट देखते हैं और फिर हमारी नज़र जो है बी के ऊपर जाती है, तो हमें ऐसा फील होता है, ऐसा सेंस होता है कि बी भी मोशन में है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मोशन आफ्टर इफेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की तरफ से आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, पर फिर भी जो आफ्टर इफेक्ट है, जो बाद का असर है, वो अभी भी आपको किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख रहा है। सो कॉन्टिन्यूस फोकस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट एंड देन फोकस ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जो स्थिर है, जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक जगह अभी रुका हुआ है, वो मूवमेंट में नहीं है, मेक्स वन परसीव as if the stationary object is moving double हो गया ये, is moving in opposite direction to the original moving object। बेसिकली क्या फील होता है कि जो ए एक ऑब्जेक्ट है वो बार बार ही मूव करता है। लेट मी जस्ट क्लियर माई ड्राइंग्स। सो ए एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये बार बार ही मोशन में है, इधर उधर जा रहा है, तो व्हाट हैपेंस इज कि बी की तरफ जो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जब आप बी की तरफ अपना ध्यान देते हैं तो आपको ऐसा परसीव होता है, ऐसा सेंस होता है कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो ए, मान लीजिए अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा है बार बार ही, तो आपको परसीव ऐसा होगा, आपको ये परसीव होगा कि बी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोशन आफ्टर इफेक्ट, MAE। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर for movement perception। Okay, so it is induced movement। Okay, pen changing। Now smaller stationary body is surrounded by larger moving, as a result smaller body is perceived to move in opposite direction to the larger body। क्या होता है, जब एक हमारे पास दो बॉडी है, एक बड़ी है और एक छोटी है, ठीक है, लार्जर एंड स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी है, तो क्या होता है, अगर हमारी जो स्मॉलर स्टेशनरी बॉडी है उसके वो बेसिकली सराउंडेड है बड़े बड़े लार्जर बॉडीज़ के, ठीक है, और वो जो लार्जर बॉडीज़ हैं वो भी मूव कर रही हैं, ठीक है, ये हमारी जो बॉडीज़ है मूव कर रही हैं, तो एक तरीके से हमें ये परसीव होता है, ये हमें सेंस होता है कि जो स्मॉलर वाला जो बेसिकली बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर बॉडी। ठीक है, अगर लार्जर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, सब मूव कर रही है, ठीक है, तो ये परसीव होता है कि हमारा जो स्मॉलर बॉडी है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है, वन परसीव मून मूविंग व्हेन सराउंडेड बाय स्लोली मूविंग क्लाउड्स। जब हम देखते हैं कि रात को जो है मून है, ठीक है, और साइड में बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, ठीक है, हमें क्या लगता है कि क्लाउड्स, असलियत में क्लाउड्स जो है बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू द मून, जो हमें विजुअलाइजेशन अभी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जब क्लाउड सारे एक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि जो मून है ना वो भी उस पर्टिकुलर पोजीशन से मूव करने लग गया है हल्का हल्का। तो ये सब कुछ हमारे जो है साइकोलॉजी के अंदर, परसेप्शन के अंदर आ जाता है।
Now let's move to the last factor, that is basically apparent movement और stroboscopic motion. ठीक है, ये भी एक तरीके का हमारा फैक्टर है. So let me change the pen, just once a second. It was basically first given by Gestalt theorist Wertheimer. Wertheimer in 1912 basically Wertheimer ने apparent movement या stroboscopic motion हमें दिया था. इसके हिसाब से क्या होता है कि जो stationary stimuli होता है, stimuli मतलब कि कोई भी external factor, okay, कोई भी external factor. तो what happens is the external stationary stimuli are presented in succession. It is perceived in motion. देखो जैसे कि कोई भी स्टेशनरी चीज़ है, मान लीजिए फ़ोटोज़ हैं, ठीक है. जब आप कोई भी मूवी देखते हैं या फिर कोई भी सीन देखते हैं या फिर आप कोई भी एक क्लिप देखते हैं वीडियो का, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो आप देख रहे हैं कि अब कैरेक्टर इधर से इधर जा चुका है, वो कुछ नहीं होता, वो एक स्टेशनरी पिक्चर होती है जो कि हमें मूविंग लगने लग जाती है बार बार ही. उसकी बेसिकली कॉन्टिन्यूसली जब हम उसके पीछे पीछे स्टेशनरी और बेसिकली एक एक फ़ोटो दिखाते जाएंगे, ठीक है, एक एक पर्टिकुलर पोजेस दिखाते जाएंगे, और उसके बाद हमें क्या लगता है कि एक पर्टिकुलरली वो वीडियो तैयार हो गई है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. तो ये हमारे साथ वीडियोज़ वगैरह में होता है. स्टिल बिल्कुल स्टिल जो है ऑब्जेक्ट है, पर उसके सक्सेशन में बेसिकली लगातार वो जो फोटो है, फोटोज़ आती जाती है, तो उसकी वजह से हमें परसीव होने लग जाता है कि जो पूरा सीन है वो मोशन में है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर से उधर जा रहा है. ठीक है, सो एग्जांपल क्या रहेगा, मूवमेंट परसेप्शन इन वीडियोस. तो वीडियोस के अंदर हमारे साथ यही एक तरीके से फिनोमिना टेक प्लेस करता है. ठीक है, नाउ कम्स बेसिकली साइज परसेप्शन. तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है आज का, साइज परसेप्शन. सो साइज से हमें समझ में आ रहा है साइज क्या डिनोट करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो बेसिकली साइज, जो शेप एंड साइज इसके अंदर हमारे यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे. सो व्हाट हैपेंस इज it basically size perception involves the mechanism to judge the size of stimuli. Basically जो भी stimuli है, जो भी external factor है या कोई object है, तो उसका size को पहचानने में या उसके size को judge करने के लिए हम basically size perception का use करते हैं. It refers to the ability, ये वो ability है, वो हमारी क्षमता है to basically judge the size of the stimuli even during the changing distance can be explained using 3 hypotheses. So what happens is कि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा या कुछ भी आपके साथ बेसिकली अदर फैक्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद भी जब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई का साइज को जज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, तो एक तरीके से आप साइज परसेप्शन का यूज़ कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं. हाइपोथेसिस क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम देते हैं, फिर उसके लिए हम कुछ प्रूफ्स देते हैं और लास्ट में हम प्रूव कर देते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, तो ये कुछ हाइपोथेसिस हमारे पास हैं, बेसिकली कुछ फिनोमिनास बोल सकते हैं हम. तो पहला है द साइज डिस्टेंस इनवेरिएंस हाइपोथेसिस, ये पूरा नाम है और इसका शॉर्ट फॉर्म है SDIH. ठीक है, फिर सेकंड है फेमिलियर साइज हाइपोथेसिस और Q. ठीक है, फिर है द डायरेक्ट परसेप्शन हाइपोथेसिस. ये 3 हमारे पास हाइपोथेसिस हैं साइज परसेप्शन के अंदर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट्स. जस्ट अ सेकेंड. यस, तो सबसे पहला हम जो हाइपोथेसिस देखेंगे वो है हमारा द साइज डिस्टेंस इनवेरिएंस हाइपोथेसिस, दैट इज SDIH. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, the perceived size of stimuli is proportional to the perceived distance. देखो इसमें क्या होता है कि जो भी आपने साइज को परसीव करा है, आपने जो एनालाइज कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का साइज, और बेसिकली विद प्रोपोर्शन टू कि उसका डिस्टेंस क्या है. ठीक है, कितनी दूरी पे है वो ऑब्जेक्ट और उसका साइज क्या है, ये 2 चीज़ें इसके अंदर संभाली दे. बेसिकली इसके अंदर मेन फोकस यही रहता है. ये हमें किलपैट्रिक एंड इटलसन ने दिया था इन 1953. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस इज अवेलेबल, देन साइज ऑफ द स्टिमुलाई इज इंटरप्रेटेड बेस्ड ऑन द रेटिनल इमेज. तो जो हमारा रेटिनल इमेज, हमारी जो रेटिनल इमेज बनी थी रेटिना के ऊपर हमारे आइज के थ्रू, तो वो
यहाँ पे हेल्प करती है। तो क्या होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे अवेलेबल है, और फिर हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, हम परसीव कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टिमुलाई का या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या साइज रहेगा। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल। जो भी डिस्टेंस है उसके बेसिक अगर आपके पास डिस्टेंस का जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं पता ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, तो जो साइज होता है स्टिमुलाई का वो जज किया जाता है विजुअल एंगल से। बेसिकली जो एंगल एक तरीके से हमारी आईज बनाती है व्हेन वी जस्ट व्यू और ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, तो उस एंगल के थ्रू एक तरीके से हमारा जो कन्वर्जेंस एंगल है और भी चीज़ें होती हैं जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, उन सब के थ्रू हम जो है बेसिकली उसके साइज को समझ लेते हैं। मेन मुद्दा है साइज के बारे में परसेप्शन तैयार करना। अगर हमारे पास डिस्टेंस, क्योंकि ये साइज डिस्टेंस की हाइपोथेसिस है, तो अगर हमारे पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन है तो हम नॉर्मली अपना परसीव जज कर लेंगे और रेटिनल इमेज के थ्रू करेंगे। अगर हमारे पास डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विजुअल एंगल का यूज़ करेंगे। रहेगी बात साइज और डिस्टेंस दोनों की, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वही समझते हैं हम इसके अंदर, ये होता है। सो लेट मी जस्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। तो जो इग्नू ने अपनी जो हैंडबुक्स होती हैं उसके अंदर बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म दे रखा है। अगर सी इफ़ यू आर नॉट aware of certain things, of certain mathematical basically characters और symbols, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको जस्ट एक ब्रीफ समझ सकते हैं, ज़्यादा इसका डिटेलिंग अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर बताया गया है कि s रेज टू पावर 6 एंड डिस्टेंस रेज टू पावर 6। यहाँ पे s जो है हमारा साइज है, बेसिकली परसीव्ड साइज है, और डिस्टेंस जो परसीव्ड है वो हम यहाँ पे d से डिनोट करते हैं। जब हम इनका बेसिकली प्रोपोर्शन निकालते हैं या फिर फ्रैक्शन निकालते हैं, इट्स बेसिकली इक्वल टू द बेसिकली विजुअल एंगल। जो भी आपका विजुअल एंगल बनता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बेसिकली जो एंगल बनाती है आइज आफ्टर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, तो बेसिकली वो जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल उसका बेसिकली उन दोनों का जो है एक तरीके से फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये सिर्फ बेसिकली आप इसको लिख सकते हैं, ड्रॉ आउट कर सकते हैं, पर एज सच इसका एक्सप्लेनेशन डिमांडेड नहीं है। ठीक है, सो लेट मी मूव फर्दर without making it much complicated for you. Okay, so now comes the familiar size theory or Q. Okay, so yes, so familiar से हमें सबको पता है similar मतलब कि एक जैसा। ठीक है, इसका मतलब है एक जैसा। So what happens is it is basically familiar size theory or Q. Basically it is used for judging size. ठीक है, साइज का तो मेन मुद्दा रहेगा, साइज को समझना है, डिस्टेंस को समझना है, और उसकी डेप्थ कितनी है स्टिमुलाई की, जो ऑब्जेक्ट है उसकी, वो भी समझना है। तो यहाँ पे हमारा जो है विजुअल एंगल का भी रोल रहेगा। जैसे जैसे जो है बेसिकली द स्टिमुलाई डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन साइज डिस्टेंस, मतलब कि जैसे जैसे जो स्टिमुलाई है या फिर ऑब्जेक्ट है वो हमारी नज़रों से जितना दूर जाके बेसिकली जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, हमें वो उतना ही छोटा लगने लग जाता है। तो विजुअल एंगल प्लस में हमारी प्रीवियस नॉलेज जो होती है साइज़ के बारे में, जो हम बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं, साइज़ को समझते हैं नॉर्मल बेसिस पे, ये यूज़ करा जाता है ब्रेन के थ्रू। ठीक है, हमारा जो विजुअल एंगल है, जो एक इंडिविजुअल ने एंगल तैयार करा है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, वो और हमारी प्रीवियस नॉलेज, दोनों को यूज़ करके जो है हम एक तरीके से डिटरमाइन करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ क्या होगा या उसका डिस्टेंस
क्या होगा या फिर उसकी डेप्थ क्या होगी, ठीक है, तो ये इसमें यूज होता है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस व्हाट हैपेंस इज फेमिलियर या फिर सिमिलर साइज इन्फ्लुएंसेस वन साइज परसेप्शन। बेसिकली अगर आपको ऑब्जेक्ट्स का एक जैसा साइज देखने को मिलेगा तो आप बेसिकली उनका जो साइज परसेप्शन है वो भी कुछ हद तक वैसे तैयार करने की कोशिश करते हो। इट देयरफॉर इन्फ्लुएंसेस वंस डिस्टेंस परसेप्शन, क्योंकि फेमिलियर साइज थ्योरी है, इसमें हम अपने साइज और डिस्टेंस और डेप्थ को समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ हद तक इस थ्योरी के बिहाफ पे अगर आप साइज परसेप्शन को तैयार कर लेते हो तो आप एक टाइम पे आके डिस्टेंस परसेप्शन को भी बिल्ड अप कर देते हो। दिस स्टेटमेंट वाज बेसिकली गिवन बाय इटलसन इन 1960। ओके, फिर क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू टू साइकोलॉजिस्ट, फिर दो साइकोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। पहले है जोजेल एंड सेकंड दा सिल्वा इन 1987। तो वो क्या कहते हैं, वो स्टेट करते हैं थ्योरी दैट द थ्योरी ऑफ फेमिलियर साइज इज वैलिड इन ऑल कंडीशंस। वो कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये हर एक कंडीशन में बेसिकली लागू होती है। इट इज़ बेसिकली एप्लीकेबल इन ऑल द सिचुएशंस वेयर और ऑल द कंडीशंस वेयर एन इंडिविजुअल बेसिकली गेट entrapped into. So when conditions to view are created, जब कुछ conditions तैयार की जाती हैं अपने सराउंडिंग को देखने के लिए, हम क्या करते हैं, one uses their egocentric reference distance। हम अपना अंदर का एक egocentric reference distance को यूज़ करने, एक बेसिकली प्रोसेस होता है, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी स्पेस बिटवीन एन ऑब्जर्वर एंड अ रेफरेंस टू बेसिकली जज द साइज ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट। बेसिकली एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो उस ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो जो भी बेसिकली स्पेस है उन दोनों ऑब्जर्वर और हमारा जो बेसिकली ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस पॉइंट है, बेसिकली कहाँ से वो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन होता है, तो उन दोनों के स्पेस को समझने के बाद एक तरीके से एक फेमिलियर साइज को जो है, एक बेसिकली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा फेमिलियर साइज थ्योरी या फिर क्यू। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट की, जो कि है थ्योरी ऑफ डायरेक्ट परसेप्शन। फिर से बड़ा ही सिंपल है क्योंकि नेम ही सजेस्ट करता है डायरेक्ट प्रिंसिपल। सो व्हाट हैपेंस इज इट वाज बेसिकली प्रपोज्ड बाय गिब्सन, ठीक है। गिब्सन जो रहे हैं हमारे सर, उन्होंने ये पर्टिकुलर थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस हमें प्रोवाइड कराई है। तो बेसिकली आइडियाज ऑफ साइज परसेप्शन वर समराइज्ड बाय एप्स्टीन इन 1982 कि जितने भी बेसिकली साइज इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के हिसाब से जितने भी हमारे साइज परसेप्शन से रिलेटेड आइडियाज़ हैं वो बेसिकली समराइज करे थे एप्स्टीन ने इन 1982 में। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग बेसिकली अब कुछ हमारे पॉइंट्स आते हैं इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस के लिए। सो नो परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइज इज बेसिकली कोरिलेटेड विद द रेटिनल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कोई भी जो बेसिकली साइज है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट देखा है, उसका जो बेसिकली साइज है हम उसको कोरिलेट नहीं कर सकते, हम उसको एक तरीके से उसको एक जो रिलेशन है या फिर वो कितना कोरिलेट करता है, कितना मिलता जुलता है, बेसिकली वो कितना जज किया जा सकता है रेटिनल इमेज से। बेसिकली जो भी हमारी रेटिनल इमेज बनती है उसके साइज से ये बोल रहे हैं कि आप ये नहीं बता सकते कि आपकी जो रेटिनल इमेज बनी है उससे आप तय नहीं कर सकते कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का साइज क्या है। ये बेसिकली इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस ने कहा था। सो परसीव्ड साइज एंड डिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्टिमुलेशन। तो वो कहते हैं कि जो भी आपने साइज परसीव करा है, जो भी आपने सोचा है, इंटरप्रेट करा है, और जो भी बेसिकली डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ये एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। ये किसी के बेसिकली बोझ में नहीं होता है या फिर किसी के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये जब हम स्टिमुलेशन करते हैं, स्टिमुलेशन क्या होता है कि जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को समझने की, सेंस करने की, बेसिकली सेंसेशन जो होती है, तो वहाँ पे
हमारा जो परसीव्ड साइज है या फिर डिस्टेंस है उनका अपना खुद का एक अलग काम होता है, हम उसको लिंक अप नहीं कर सकते या कोरिलेट नहीं कर सकते एक रेटिनल इमेज से, ठीक है। सो कोरिलेशन बिटवीन परसीव्ड साइज एंड डिस्टेंस इज एट्रीब्यूटेड टू द कोरिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेरिएबल्स ऑफ स्टिमुलेशन। तो कह रहे हैं कि जो कोरिलेशन है, जो एक रिलेशन बेसिकली तय हो रखा है दोनों के बीच में, एक तरफ तो हमारे पास साइज है और एक हमारा डिस्टेंस है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, बेसिकली ये जो इनका दोनों का रिलेशन है को बेसिकली वो कितना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ये चीज़ जो है हमारी कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं स्टिमुलेशन के, वो तय करते हैं, ना कि कोई रेटिनल इमेज तय करती है। इट गवर्न्स दीज पर्सपेक्टिव्स इन अ सिचुएशन। यहाँ पे बेसिकली इस थ्योरी के थ्रू ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंस और साइज जो हम बेसिकली जज करने की कोशिश करते हैं ये कुछ स्टिमुलेशन के वेरिएबल्स की वजह से हम कर पाते हैं, ना कि किसी भी रेटिनल इमेज के, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस में कहा गया था। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, दैट इज बेसिकली एरर्स इन परसेप्शन। तो एरर्स क्या रहे हैं, क्या बेसिकली हमारी जो परसेप्शन होती है, हम जो एनालिसिस करते हैं या फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं वो हमेशा 100% सही नहीं होती है, ठीक है। देयर आर मेजरली चांसेस कि आप जो परसेप्शन तैयार करेंगे किसी भी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट, इंडिविजुअल या किसी भी अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग के बारे में, वो हमेशा 100% सही नहीं होगी। देयर आर इक्वली चांसेस कि आप गलत परसेप्शन तैयार करके बैठे हैं जो आगे जाके आपके बिलीव्स को, आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एरर्स इन परसेप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, let me change the color. So what happens is errors in perception का दूसरा नाम misperception भी हो सकता है। बेसिकली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये समझेंगे कि जो परसेप्शन का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं वो हमेशा फुल प्रूफ नहीं होता, ठीक है। वो 100% 100% सही नहीं होता है, ठीक है। सो ये 100% सही नहीं होता है। प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अ स्टिमुलस बेसिकली विद रॉन्ग परसेप्शन और बिल्डिंग अ रॉन्ग और डिसेप्टिव परसेप्शन इज बेसिकली कम्स अंडर द एरर्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये कमी रह जाती है कि हम जो है एक किसी भी स्टिमुलस को गलत परसेप्शन के साथ समझ लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और एक गलत या फिर हम एक गलत या फिर डिसेप्टिव परसेप्शन जो गलत है, फॉल्स परसेप्शन अपने अंदर बिल्डअप कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एरर्स ऑफ परसेप्शन। इन बेसिकली हम हमेशा कुछ एक दो वजह या फिर रीजंस की वजह से फॉल्स परसेप्शन या डिसेप्टिव परसेप्शन तैयार नहीं करते हैं। देयर आर n numbers of reasons why a person is basically made or he or she is able to make a deceptive or a false or a misperception, ठीक है। तो बहुत सारे reasons होते हैं। तो पहला जो आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि आपके किसी सेंस ऑर्गन में, क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी स्टिमुलाई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिली है या फिर जो भी सेंसेस मिले हैं वो सारे जो है ऑर्गन्स के थ्रू, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम परसेप्शन तैयार करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपका पर सेंस ऑर्गन, ये वाली स्टेज ही गलत हो जाएगी, सेंस ऑर्गन में खराबी आ जाएगी, तो आपकी परसेप्शन भी खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है। और क्या होता है, डिफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, परसेप्शन को तैयार करने में। तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग में भी कोई ना कोई डिफ़िकल्टी है या फिर डिसेप्टिवनेस है तो भी हमारे परसेप्शन के ऊपर असर पड़ता है। या फिर ये जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, आप एज ए इंडिविजुअल लेते हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ प्रेजुडाइसेस आप होल्ड करते हैं। प्रेजुडाइसेस होते हैं नेगेटिव या फिर अनप्रोडक्टिव बिलीव्स,
बेसिकली आपकी जो सोच होती है, ठीक है। आप जो है, हो सकता है देयर आर वेरी मच क्लियर चांसेस कि आप गलत सोच या बिलीव्स या एटीट्यूड फॉर्म अप करके बैठे हैं पहले से, और फिर आप क्या करते हैं किसी भी सिचुएशन में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्सन के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। आप हमेशा गलत तरीके से उस पर्टिकुलर चीज़ को या सिचुएशन को बेसिकली उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से आपकी जो है मिस परसेप्शन या फिर डिसेप्टिव परसेप्शन तैयार होती है, और फिर वो आपकी लाइफस्टाइल को हैम्पर करते हैं, या फिर और भी जो मेंटल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं उनको भी हैम्पर करते हैं। तो हमें प्रेजुडाइसेस भी नहीं होल्ड करने चाहिए, ठीक है। नाउ कम्स टाइम्स ऑफ परसेप्शन। सी देयर आर मेनी टाइम्स कि आप उतने क्रिएटिव नहीं होते हैं, आप बोर्ड हो चुके होते हैं, आप बार बार रिपीटेटिवली किसी भी चीज़ को कर चुके होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी जो समझ की जो लेवल होती है, ठीक है, या फिर आप किसी और थॉट में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, तो जो टाइम होता है, कौन से टाइम पे आप परसेप्शन का बिल्डअप करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप देखते हैं कि चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका परसेप्शन पेरेंट्स तैयार करते हैं ना, वो पहली बार सोसाइटी के अंदर आते हैं, एक एनवायरनमेंट को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो तब वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, और फिर जैसा परसेप्शन, जैसी समझ उनको उनके पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, जैसा परसेप्शन उनके पेरेंट्स तैयार करते हैं, फिर वो वैसे ही परसेप्शन होल्ड करके थ्रू आउट द लाइफ वो बेसिकली उनके लिए बेस बन जाता है। इसीलिए जो टाइम होता है ना परसेप्शन का, जो परसेप्शन फॉर्मेशन का जो टाइम होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाय चांस आपका जो चाइल्ड है या फिर कोई भी आपका सिबलिंग है, ठीक है, वो यंग एज में है बहुत ज़्यादा, और उसके भी परसेप्शन फॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, या फिर वैसे उनका चल रहा है, ठीक है, और आप उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप उसके पास सही नहीं है, और वो गलत परसेप्शन सोसाइटी से एक्सेप्ट करके उन्हें अपने अंदर समा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे मिस परसेप्शन या डिसेप्टिव परसेप्शन तैयार होने लग जाते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है अनफेवरेबल बैकग्राउंड। अब ये नहीं है कि सारी गलती इंडिविजुअल की है, ऑर्गन्स की है, या उसके अंदर के बिलीव्स की है। हो सकता है कुछ सर्कमस्टांस ऐसा हो या कोई एनवायरनमेंट ऐसा हो जो कि अनफेवरेबल हो, परसेप्शन तैयार करने के लायक ना हो, ठीक है। नाउ कम्स लैक ऑफ क्लैरिटी। हो सकता है सामने वाले जो इंडिविजुअल है उसके माइंड के अंदर अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके कन्फ्यूजन है, ठीक है, और अगर कन्फ्यूजन होगी, क्लैरिटी नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल गलत परसेप्शन तैयार करने लग जाता है। फिर बात आती है कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड। माइंड के अंदर आप ऑलरेडी जंग सी लड़ते हो, ठीक है, और फिर आपका दिमाग बट जाता है, यू गेट योर अटेंशन बीइंग सेपरेटेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं परसेप्शन को तैयार करने के लिए, वो मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी हमारे जो मिस परसेप्शन है या फिर डिसेप्टिव परसेप्शन है वो तैयार होती है। तो ये कुछ रीजंस थे और ये कुछ डेफिनेशन या स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे। अब हम देखते हैं इसके मेजर टाइप्स, कि टाइप क्या होते हैं, कि कौन से बेसिस पे बेसिकली हमारे जो एरर्स हैं परसेप्शन के वो तैयार होते हैं। एक तो होता है इल्यूजन, हमें डे टू डे लाइफ में सुनते भी हैं, इल्यूजन हो गया या उसको इल्यूजन्स आते हैं, या फिर हेल्यूसिनेशन। ये दो तरीके के हमारे पास अभी हमने दिखाए गए हैं, एक तो इल्यूजन है और एक है हेल्यूसिनेशन। अब एक एक करके हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। यस, सो अब बात आती है इल्यूजन की। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज, इल्यूजन इज बेसिकली डायरेक्ट जो इसकी वन वर्ड डेफिनेशन में जाएगा वो होगा फॉल्स परसेप्शन। जब हम गलत परसेप्शन तैयार कर लेते हैं, तो बेसिकली मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, कि आपके पास जो सेंस ऑर्गन्स के थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन आई थी, आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, आपने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो उसकी वजह से भी हमारे इल्यूजन्स तैयार होते हैं। अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वंस अवेयरनेस एंड सम स्टिमुलस। इट बेसिकली इल्यूजन का एक डेफिनेशन हमें जो रेनॉल्ड्स ने दिया था 2008 के अंदर, वो ये था कि एक डिस्क्रिपेंसी तैयार हो जाती है, एक भेदभाव या फिर एक बेसिकली डिफरेंस तैयार हो जाता है एक इंडिविजुअल की जो समझ है, जो अवेयरनेस है उसमें, और जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है एक एनवायरनमेंट के अंदर, उसमें दोनों में फ़र्क आ जाता है, और उसकी वजह से इल्यूजन तैयार होने लग जाते हैं एक इंडिविजुअल के परसेप्शन के अंदर। नॉट टिपिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें,
trees branches are basically perceived as ghost और rope perceived as snake। तो जिनको illusions होने लग जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि रस्सी लटकी हुई है, उनको लगता है ये snake है, ठीक है। आप उनके कंधे पे रस्सी रख दोगे, उनको लगेगा स्नेक है, स्नेक है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि ट्री की ब्रांचेस होती हैं, बड़े बड़े घने घने पेड़ होते हैं, ठीक है, सब कुछ कवर्ड होता है, तो वो उतना स्केरी होता नहीं है, पर वो क्या कर लेते हैं क्योंकि उनको इल्यूजन्स होने लग गए हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर बेसिकली सफरिंग फ्रॉम इल्यूजन्स। उनके जो है मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है इन्फॉर्मेशन की, तो वो गलत समझ लेते हैं, तो वो उन्हीं ट्रीज की ब्रांचेस को जो है गोस्ट समझ के बैठ जाते हैं, भूत समझ के बैठ जाते हैं, ठीक है। जो बहुत ही कॉमन इल्यूजन्स हमें देखने को मिलते हैं अपने सोसाइटी के अंदर, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, वो होते हैं विजुअल्स में। लोग देख कुछ होता कुछ और है और लोग समझ कुछ और लेते हैं। एंड ऑडिटरी, ठीक है, ऑडिटरी मतलब सुनना, तो सुनने में भी आजकल ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है। नाउ इल्यूजन्स ऑफ अदर सेंसेस आर अवेलेबल, और भी अलग अलग सेंसेस के जो हैं, अलग अलग विजुअल और ऑडिटरी तो हो गया, और भी हमारे टच वगैरह के या हेयरिंग तो हो गया, स्मेल के, इन सब के इल्यूजन्स भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे इल्यूजन्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे कुछ विजुअल्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रीज के ब्रांचेस हैं। नॉर्मली अगर किसी को इल्यूजन्स होंगे तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेगा, बेसिकली गोस्ट समझने बैठ जाएगा, या फिर इसको एक स्केरी जगह भी समझ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है 2 इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, ठीक है, 2 इंडिविजुअल की फेस की शेडो है। पर एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ना, अगर आप थोड़ा सा और फोकस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वाज देखने को मिल रहा है। ये जो वाइट हिस्सा है कि वाज में भी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी इंटरप्रिटेशन को चेकआउट कर सकते हैं। पर इन सब में जो है आपको एक बेसिकली एक्सपीरियंस और नो क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट या इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है हेल्यूसिनेशंस की। हेल्यूसिनेशंस थोड़े एडवांस हो जाते हैं और एक तरीके से ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो अब क्या होता है हेल्यूसिनेशन में कि हम जो है किसी भी स्टिमुलस की परसेप्शन कर लेते हैं कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो स्टिमुलस है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, पर असलियत में वो प्रेजेंट नहीं होता है। वो इंडिविजुअल है, वो सर्कमस्टांस है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट आपके एनवायरनमेंट में है ही नहीं, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में वो है ही नहीं, और आप उसको क्या सोचते हो कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, कोई मेरा मर्डर करना चाहता है, कोई मेरी जासूसी कर रहा है। ये सब कुछ इसके अंदर होता है, सब कुछ इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ये जो हेल्यूसिनेशन है ये भी सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ हो सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हमें हेल्यूसिनेशन देखने को मिलते हैं फिर से विजुअल में देखने को मिलते हैं और ऑडिटरी में देखने को मिलते हैं। फिर ये हेल्यूसिनेशन का साफ साफ मतलब होता है कि आपका जो माइंड है वो हेल्दी नहीं है, ठीक है, आप एक हेल्दी माइंड सेट के साथ नहीं हो, ठीक है, या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या फिर आप एल्कोहलिक हो, अब आपने बहुत ज़्यादा बेसिकली ड्रिंक कर रखी है, आप बेसिकली प्रॉपर सेंसेस में नहीं हो, ठीक है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो रही है, आपकी चॉइसेस क्लियर नहीं हो रही हैं, तो भी हेल्यूसिनेशन तैयार होने लग जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है एबनॉर्मल पीपल की। एबनॉर्मल पीपल से बेसिकली जो डिनोट होता है कि जो वो लोग जो कि नॉर्मल से थोड़े से एडवांस होते हैं या फिर अलग होते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल पीपल के अंदर भी हेल्यूसिनेशन हमें देखने को मिलता है। फिर होता है इंटॉक्सिकेटेड पीपल। बेसिकली द मोर द एडिक्टेड यू आर टू सर्टेन थिंग्स, तो आपको उतने ज़्यादा हेल्यूसिनेशंस वहाँ पे आने लग जाते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे रीजंस थे। कॉमन टाइप जो हेल्यूसिनेशन का हमें देखने को मिलता है वो है विजुअल और ऑडिटरी, और अपना एक क्लियर कट डेफिनेशन आपको वहाँ पे मिली है कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस की परसेप्शन कर लेते हैं हम कि हाँ वो है हमारे साइड में, हमारे आसपास है, पर असलियत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो ये है हेल्यूसिनेशन, इसको आप भ्रम भी कह सकते हैं, आपको भ्रम हो गया है ना। तो ये होता है हेल्यूसिनेशन। अब कुछ इसके विजुअल्स हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि हमारा कोई मर्डर कर रहा है, या फिर हमारे पीछे कोई पड़ा हुआ है, हमारे ऊपर जासूसी कोई कर रहा है, हर टाइम वो यही सोचते रहते हैं, या हर टाइम वो ये भी सोचते हैं कि कोई ना कोई तो हमें देख रहा है, यहाँ पे सामने कोई बैठा है और हमें देखे जा रहा है। तो ये सब कुछ हेल्यूसिनेशन में होता है, ठीक है। हेल्यूसिनेशन अलग अलग तरीके के भी होते हैं, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के लिए भी साथ चलते हैं। ये हमारे लिए कुछ विजुअल्स थे। अब बात आती है एबनॉर्मैलिटीज़ की। एबनॉर्मैलिटीज़ क्या
होती हैं? बेसिकली एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एबनॉर्मल, जब हम नॉर्मल से अलग होते हैं, ठीक है, उसको हम एबनॉर्मैलिटी कहते हैं। तो अगर हम साइकोलॉजी के अंदर आए तो द सेंस परसेप्शंस अकर, तो एबनॉर्मैलिटी जो है ज़्यादातर हमें सेंस परसेप्शन में दिखती है। सेंस परसेप्शन मतलब कि आपके जो बेसिक्स 5 सेंसेस होते हैं उसी में आपको एबनॉर्मलिटीज़ या फिर डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर जो रॉन्गली परसीव्ड जो सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से रॉन्ग परसेप्शन या सेंसेशन जो ज़्यादा देखी जाती है वो होती है स्किन के टर्म्स में, ठीक है, स्किन जो होती है छूने के टर्म्स में। अब हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया जो होता है वो ज़्यादातर होता है जब हमारे पास सेंसेशन ही नहीं आ रही है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमारे पास हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक सेंसेशन नहीं पहुँच रही है, तो एनेस्थीसिया जैसी एबनॉर्मलिटी हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा सेंसिटिविटी जाती है, ज़्यादा ही लेवल पे सेंस ऑर्गन्स की फंक्शनिंग होती है, तो उससे हमें हाइपरेथेशिया हो जाता है, ठीक है, ये भी एक तरीके की हमारी एबनॉर्मैलिटी है। अगर हमारे पास जो है रॉन्गली लोकलाइज सेंसेशन, बेसिकली गलत सेंसेशन हो जाती है, हमें वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बेसिकली हमें पैरेस्थीशिया होने लग जाता है, ठीक है, ये भी एक तरीके की एबनॉर्मैलिटी है। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। अब बात आती है हमारे टाइप्स की। जस्ट अ सेकेंड। अब हम देखेंगे कि इल्यूजन्स के ना हमें कुछ टाइप्स दिए हैं। ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक चल रहा है इस सेशन का, सो बी पेशेंट एंड बी मोर फोकस्ड नाउ कि इल्यूजन्स के अब हम टाइप देखेंगे। अलग अलग टाइप है इल्यूजन्स के। जस्ट लेट मी चेंज द कलर। पहला है मुलर आयर इल्यूजन, एक होता है पोन्जो इल्यूजन, एक होता है एम्बिंगोस इल्यूजन, एक होता है द एम्स रूम इल्यूजन, एक होता है द मून इल्यूजन। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इन इल्यूजन्स के बाद टॉपिक और कॉन्सेप्ट सब खत्म हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट मेक इट आउट in any way। तो सबसे पहला आता है मुलर आयरे इल्यूजन। so what happens is कि मुलर आयरे इल्यूजन जो है एक तरीके से एक जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। जियोमेट्रिकल मतलब कि जियोमेट्रिकल आपको पता है शेप, साइजेस, लाइंस वगैरह के थ्रू, एंड ऑप्टिकल मतलब कि देखने योग्य। ये हमारे विजुअल वाला एक तरीके से विजुअल इल्यूजन के अंदर हमारा ये आ जाएगा। Just a second. Yeah. So two straight lines of तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली जो एक क्लियर कट दिखाया जाता है वो होता है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं, सेम लेंथ की हैं, स्ट्रेट हैं और सेम लेंथ की हैं, वन विद इनवर्ड पॉइंटिंग। एक के पास तो इनवर्ड बेसिकली इनवर्ड पॉइंटिंग्स हैं ऊपर नीचे, और जो इनवर्ड वाली है ना वो में छोटी लगने लग जाती है एज कंपेयर टू द आउटवर्ड पॉइंटिंग एरोस, ठीक है। तो इसके मेरे पास एग्जैक्ट विजुअल्स भी हैं आपके लिए। तो इसके अंदर हम एरोज लगते ही जो है बेसिकली अपने परसेप्शन को चेंज करने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस कि दोनों का सेम है सब कुछ, ठीक है, सारा एरिया सेम है, बस बिकॉज ऑफ एरोज जो है आपको ऐसे लगता है कि ये वाला शॉर्ट है और ये वाला लॉन्ग है, पर होता वो इक्वल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली पोन्जो इल्यूजन। तो पोन्जो इल्यूजन बेसिकली थोड़ा सा यूनिक सा अलग सा नाम है। सो ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। बेसिकली इसको भी हम विजुअल इल्यूजन के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, देखने वाला इल्यूजन है। तो टू कन्वर्जिंग लाइंस डिसॉर्ट्स वंस परसेप्शन। बेसिकली कोई दो लाइन है जो कि कन्वर्ज कर रही हैं, एक दूसरे में मिलती हैं, और दोनों ही आइडेंटिकल लाइंस होती हैं, एक जैसी सी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रेलवे ट्रैक के ऊपर इन्होंने बेसिकली एक तैयार करा है इल्यूजन कि अपर यहाँ पे दो लाइन लगा दी है, येलो, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो क्या हुआ, दोनों ये जो रेलवे ट्रैक है, दोनों लाइंस जो है रेलवे ट्रैक की, ये कहीं ना कहीं आगे जाके ओवैसे मिलेंगी, है ना, एक टाइम पे वो इंटरसेक्ट करेंगी अपने अंदर, और हमने ये दो लाइन लगाई दी हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज अपर येलो लाइन अपीयर लॉन्गर। ये वाली जो येलो लाइन है हमें क्या होती है, लंबी दिखाई देती है। ये क्या होती है हमारी लॉन्गर हमें देखने को मिलती है।
देन द येलो लाइन जो नीचे येलो लाइन है उससे कंपेयर करें तो। पर ये जो जजमेंट अगर हम दे देते हैं इस पर्टिकुलर पोंजो इल्यूजन को देखने के बाद, अगर हम ये जजमेंट देते हैं कि ऊपर वाली लाइन बड़ी है नीचे वाली छोटी है, तो ये इनकरेक्ट जजमेंट है या फिर आपकी परसेप्शन में डिफ़ॉल्ट है। क्योंकि दोनों ही बेसिकली लीनियर पर्सपेक्टिव से देखें तो दोनों ही बेसिकली इक्वल साइज़ के हैं। लेट मी शो यू एंड लेट मी चेंज माई कलर। सो ये देखिए, ये दोनों ही इक्वल साइज़ की लाइंस हैं, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। बट व्हाट हैपेंड बेसिकली कि ये जो लाइंस है ना रेलवे ट्रैक की, क्योंकि ये एक टाइम के बाद कन्वर्ज कर रही हैं, उसकी वजह से हमें जो है पोंजो इल्यूजन में इंडिविजुअल जो है फंस जाता है। ठीक है, सो लेट मी मूव टू आवर नेक्स्ट इल्यूजन बेसिकली विच इज़ एबिंगोस इल्यूजन। सो व्हाट हैपेंस इज, ये भी एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि साइज से भी थोड़ा सा साइज परसेप्शन से भी कहीं ना कहीं लिंकअप होता है। ये पर्टिकुलर इल्यूजन जो है हरमन एबिंगोस ने सर्च किया था, खोजा था, इन्वेंट करा था, इसलिए इनके नाम के साथ साथ इन्होंने ये नाम रख दिया एबिंगोस इल्यूजन। तो ये पर्टिकुलर इल्यूजन जो है पॉपुलराइज किया गया था, लोगों तक पहुंचाया गया था बड़े स्केल पे बाय एडवर्ड बी टिचनर। ठीक है, और इसीलिए इसको टिचनर सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, द परसेप्शन ऑफ द साइज ऑफ ऑरेंज सर्कल डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ ग्रे सर्कल। बेसिकली अभी हम एक विजुअल देखेंगे तो जो उसमें ऑरेंज सर्कल का साइज है उसको हम जो है ये जो भी उस ऑरेंज सर्कल का साइज है वो डिपेंड करेगा कि ग्रे सर्कल का साइज कैसा है। ठीक है, सो लेट मी शो यू जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, so this particular person was basically Herman Ebbinghaus and this was the thing कि यहाँ पे ग्रे जो सर्कल है वो बड़ा है कि नहीं है ये हम कंपेयर करेंगे, ये हम समझने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द ऑरेंज सर्कल इनसाइड। इन पांचों के बीच में जो ऑरेंज है उसके बिहाफ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे ही अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो ग्रे सर्कल है सब छोटे हैं और ये सेम साइज़ का ऑरेंज सर्कल है, लेकिन बस साइड की जो बेसिकली सर्कल्स हैं जो रिलेटिव या फिर कंपेरेटिव सर्कल्स हैं यहाँ पे वो छोटे हो जाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जो अंदर का ऑरेंज है वो बड़ा है, बाहर के छोटे हैं। पर सेम सिचुएशन अगर हम यहाँ देखें तो हमें क्या लगता है यहाँ पे ग्रे बड़े हैं और ऑरेंज छोटा है। ठीक है, तो ये होता है हर्मन एबिंगहॉस का बेसिकली एक क्या कह सकते हैं इसको, इल्यूजन। ठीक है, सो लेट मी मूव फर्दर टू नेक्स्ट इल्यूजन विच इज द एम्स रूम इल्यूजन। सो एम्स रूम इल्यूजन वॉज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय अमेरिकन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडलबर्ट एम्स जूनियर। ठीक है, ये इन महाशय ने बेसिकली ये इल्यूजन डिस्कवर किया था। इट वाज बेसिकली ऑप्टिकल इल्यूजन, बेसिकली अ विजुअल इल्यूजन। विजुअल मतलब देखने योग्य वाला इल्यूजन था। अब तक सारे विजुअल ही आए हैं। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं ये पर्टिकुलर जो इल्यूजन है कहता है कि जो परसेप्शन है ना वो डिसऑर्टेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है जब हम उसको रिलेटिव साइज से, रिलेटिव मतलब कि एक जैसी चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके जब हम परसेप्शन को तैयार करते हैं तो उससे हमारा परसेप्शन जो है ख़राब होने लग जाता है। पर्सन स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर परसीव्ड सिग्निफिकेंटली लार्जर देन स्टैंडिंग इन अनदर। जैसे कि अभी मैं आपको एक विजुअल दिखाऊंगी, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पर्सन है और ये 2 पर्सन खड़े हैं, ठीक है, एक रूम के अंदर कोने कोने में। तो क्या होता है हम क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करते हैं, रिलेटिव साइज निकालने की कोशिश करते हैं कि साइड वाले से वो कितना ऊपर है कितना नीचे है, जो भी चीज़ें हम बेसिकली नापना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर इल्यूजन ये दिखाने की कोशिश करता है। तो असलियत में क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये एक बेसिकली जो वॉल है वो इधर से स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन जब वो दूसरे इंडिविजुअल को देखता है तो असलियत में क्या होता है, वॉल वही है पर वो नॉर्मल डिस्टेंस से वो आगे आ जाती है। ठीक है, और हमें क्या लगता है कि ये बंदा जो है, ये वाला जो है छोटा है और वो साइड वाला क्या है, बड़ा है। तो लेकिन वॉल के पीछे जो ये चेंज आ रहा है ये उसका कमाल है।
ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा इस पर्टिकुलर इल्यूजन के बारे में। अब बात आती है हमारी मून इल्यूजन की। तो मून इल्यूजन, एज द नेम सजेस्ट कि मून की बात यहाँ पे हम करेंगे, बिकॉज वी परसीव स्काई एज अ फ्लैटेंड डोम। क्योंकि हम जो स्काई है, हम क्या सोचते हैं कि ज़मीन है और ये स्काई है, तो ये एक बेसिकली इससे भी थोड़ा पतला, तो एक तरीके से फ्लैट है और एक डोम जैसा है, डोम जैसी जो शेप है ये। और एक तो ये वजह है कि इसकी शेप की वजह से, प्लस में फोर्सेस basically just a second, meant to reduce the size of the moon at zenith। तो हमें क्या लगता है कि जो जेनिथ है वहाँ पे बेसिकली हमारा जो मून का साइज़ है वो यहाँ पे कम हो जाता है, और नीचे जाते हुए बेसिकली होराइजन के पास जाते हुए वो चेंज होने लग जाता है। बेसिकली होराइजन जो अंतिम सीमा होती है जहाँ पे लैंड और हवा सब कुछ एक साथ बेसिकली मीट करता है, ठीक है, मतलब जितनी दूर तक नज़र जाएगी वहाँ पे वो होराइजन होगा। तो क्या होता है कि मून इल्यूजन कहता है कि जो भी बेसिकली जब मून जो है ऊपर जेनिथ में होता है, जेनिथ ये पूरा एक ऐसे साइकिल होता है मून का, ठीक है, तो जब मून ऊपर की तरफ आ जाता है जेनिथ की तरफ तब वो छोटा लगता है, लेकिन जब वही मून होराइजन के पास आ जाता है, ज़मीन और पानी का जो कांटेक्ट है वहाँ पे पहुँचने लग जाता है, क्षितिज भी कह सकते हैं, जब वहाँ पे वो पहुँचने लग जाता है तो यही मून हमें क्या दिखता है, बड़ा दिखने लग जाता है। तो इसी को कहते हैं मून इल्यूजन। ये बहुत ईजी था। Now let's move to next, which is yeah, all the illusions have been covered guys, and आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, आई वुड रियली लव टू थैंक यू गाइज फॉर बीइंग सो मच पेशेंट विद द सेशन, एंड प्लीज़ डू watch the part 1 of this particular unit and other playlist and things. You can join the public Telegram channel, or you can mail me if you required. You can comment, you can hit the bell item. Do subscribe, like and share guys, and thanks a lot guys. Stay tuned, stay happy, and let's meet in the next session very soon. Thanks a lot guys. Bye.